जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, काफ़ी जाने गई थी, तो उन्होंने एफएसएल से हेल्प मांगी थी जी सर। और हमने फटाफट उनको हेल्प भी किया। तो क्या मामला था वो? सर, जो अहमदाबाद क्रैश में बॉडीज़ थी वो बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन थी फिजिकली जी। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए केवल एक वे आउट था, वो है डीएनए टेक्नोलॉजी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ये जो साइबर की बात जब चली है तो देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर का बहुत एवरेज क्राइम में भी और साइबर फ्रॉड वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है जहाँ की लेबॉर्ट्री काफ़ी मानी जाती है, अच्छे स्केल पर काम कर रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हरियाणा की ये साइबर फोरेंसिक लैब सर देश के सबसे उन्नत लैबों में से एक है सर। हमने बहुत सुना है कि वो मेक इन इंडिया जो मूवमेंट चली है सर, कि भाई जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हमारा इंडिजिनस कैपेसिटी बननी चाहिए। तो क्या फॉरेंसिक साइंस में भी कोई इससे एडवांसमेंट आया है? जी सर, मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी में सर इसके ऊपर फॉरेंसिक्स में भी भारत सरकार भी इसके पीछे काफ़ी सहयोग कर रही है सर। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आम आदमी अगर जानना चाहे, जैसे सीआईडी आया था, वो आपका जो सीरियल था बच्चों में बड़ा लोकप्रिय था, दया कुछ तो गड़बड़ है जी सर। तो सीन ऑफ क्राइम को जो विजिट करते हैं, वहाँ से जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, फिर कोर्ट में जाके एविडेंस देना, एक लंबी प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक लोगों की जिज्ञासा होती है कि एफएसएल होता क्या है, करता क्या है? एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट का कार्य क्राइम सीन से लेने के बाद कोर्ट रूम तक होता है सर। आप ये लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि एफएसएल की रिपोर्ट ट्रुथफुल है और जो रिपोर्टिंग अफसर है अनबायस्ड काम कर रहा है सर? तो ये आश्वासन आप कैसे देंगे लोगों को? पहली बात तो ये है सर कि जैसा कि हम बोलते हैं कि पर्सन कैन लाई बट एविडेंसेस डू नॉट। एक जो मौके पर 112 वाले जाते हैं अपराध में, पहले रिस्पॉन्डर वो होते हैं। यस सर। तो उनको आप क्या कहेंगे सीन ऑफ क्राइम के बारे में? पहली चीज़ तो सर ये है कि सीन ऑफ क्राइम को संरक्षित करें। जैसे आप सिनेमा में देखते हैं पीली पट्टी लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं पीली पट्टी? सर, पीली पट्टी इसलिए लगाएंगे, पहली जो सीन ऑफ क्राइम है सर वो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है सर, और वेल बिगन इज हाफ डन। ग्राउंड जीरो डायलॉग में सबका स्वागत है। ये हमारा कॉपकास्ट सीरीज़ है जिसके तहत हम जो ज़मीनी स्तर पर पुलिस के अलग अलग विभाग में लोग काम कर रहे हैं तो उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम करने से अपराध पर का नियंत्रण कैसे हो रहा है और उनके काम की वजह से पब्लिक सेफ्टी कैसे इम्प्रूव कर रही है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो श्री अंशुमन राय हैं। तो वो सीनियर साइंटिफिक अफसर हैं फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ में, और ये उन्होंने एमएससी पीएचडी कर रखी है, लंबा इनका अनुभव है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि एफएसएल होता क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं और एफएसएल इसको डील कैसे कर रही है और अगले 1-2 साल में इनका क्या प्लान प्रोग्रेस है। तो अंशुमन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। एक हमने अखबार में पढ़ा था कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, काफ़ी जाने गई थी, तो उन्होंने एफएसएल से हेल्प मांगी थी। जी सर। और हमने फटाफट उनको हेल्प भी किया। तो क्या मामला था वो? सर, जब अहमदाबाद क्रैश हुआ था तो वो उसमें उनको कुछ किट्स की रिक्वायरमेंट थी जो जनरली हमारी इम्पोर्टेड किट्स। किस तरह का किट्स था? ये एक सर स्पेशल किट होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट, जो एक स्टेज में यूज़ होती है डीएनए एनालिसिस के दौरान जी। और सर जो अहमदाबाद क्रैश में बॉडीज़ थी वो बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन थी फिजिकली जी। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए केवल एक वे आउट था, वो है डीएनए टेक्नोलॉजी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। उसमें अलग अलग तरीके की किट्स होती हैं सर। तो उनमें एक किट जो थी उनके पास अवेलेबल नहीं थी और हमारे पास थी। तो किसी के थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि वो किट्स अगर आपके पास हैं उससे बड़ी मदद मिली फिर? हाँ सर, उससे बहुत मदद मिली। उनसे इन किट से डेफिनेटली बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में उनको हेल्प मिली होगी। इससे 2 बातें साबित होती है ना, एक तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दूसरा, हरियाणा जो है लगातार एडवांसमेंट में लगा रहता है। जी सर। खास करके डीएनए में, साइबर में। जी सर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक ये जो साइबर की बात जब चली है तो देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर का बहुत एवरेज क्राइम में भी और साइबर फ्रॉड वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है।
तो हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है जहाँ की लेबोरेटरी काफ़ी मानी जाती है, अच्छे स्केल पर काम कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हरियाणा की ये साइबर फोरेंसिक लैब सर देश के सबसे उन्नत लैबों में से एक है सर। तो ये अचीव करने के लिए सर हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अप्रोच किया था। पहला कि उसको हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, जितने भी लेटेस्ट एडवांस टूल्स हैं उनको हम अवेलेबल कराएं। दूसरी चीज़ है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम उसको इतना सशक्त बनाएं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स ना हो, जो भी हमारे पास हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है सर कि जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन, तो हम एडुकेटली ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई करें, प्लस जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर, जो भी हमारे साइंटिस्ट अवेलेबल हैं उनको हम बेस्ट ट्रेनिंग दें। तो इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमारी हरियाणा की साइबर फोरेंसिक लैब ने रूटीनली एड्रेस किया, भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए। जो बहुत अच्छी बात है। एक आपने जो इक्विपमेंट की बात की है, हमने बहुत सुना है कि वो मेक इन इंडिया जो मूवमेंट चली है सर, कि भाई जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हमारा इंडिजिनस कैपेसिटी बननी चाहिए। तो क्या फॉरेंसिक साइंस में भी कोई इससे एडवांसमेंट आया है? जी सर, मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी में सर इसके ऊपर फॉरेंसिक्स में भी भारत सरकार भी इसके पीछे काफ़ी सहयोग कर रही है सर। और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी में कुछ साइबर टूल्स भी हमारे आए हुए हैं जो कॉमर्शियली भी हमारे लिए लोकल कंपनियां जो हैं, यस सर, अब वो बनाने में लग गई है। हाँ जी, जिसको हम फॉरेंसिक इक्विपमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा। एक मैन पावर को लेकर आप देखें तो भर्तियों में काफ़ी लंबा समय लगता है, तो फिर आपने उस समस्या को कैसे डील किया? सर, जनरली मैन पावर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत क्रूशियल होता है सर। और हम एफएसएल हरियाणा को देखते हुए और बाकी भी एफएसएल्स में वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पाती हैं। इन रिक्रूटमेंट्स के जो भी ज़रूरत फ़ौरन है, ज़रूरत तुरंत है सर, तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। तो हरियाणा ने सर डे बाय डे मॉनिटरिंग के हिसाब से जो भर्तियाँ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू हो सकती हैं उनको स्पीडअप किया, डे बाय डे बेसिस पे उसको फॉलो अप कर रहे हैं सर। कुछ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपने HKRN का, निक्सी का इस्तेमाल किया था? जी सर। और हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू हमने बहुत सारी भर्तियां की जो असिस्टिंग साइंटिफिक स्टाफ हैं। और निक्सी का भी हमने इस्तेमाल किया, जो मेरे ख्याल से देश में पहला प्रयोग होगा जो निक्सी के थ्रू हमने इसको रिक्रूट किया है। तो एक ये मार्गदर्शन के रूप में भी अदर एफएसएल्स के लिए कि हम किन किन रिसोर्सेज के थ्रू मैन पावर की कमी को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर सकते हैं सर। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि भर्तियों का प्रोसेस लंबा चल रहा है, तो इंटरमीडिएट पीरियड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निक्सी से हायर कर सकते हैं। जी सर, हमने वो प्रयोग किया और काफ़ी सफल रहा हो। जी सर। जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आम आदमी अगर जानना चाहे, जैसे CID आया था, वो आपका जो सीरियल था बच्चों में बड़ा लोकप्रिय था, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो सीन ऑफ क्राइम को जो विजिट करते हैं, वहाँ से जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, फिर कोर्ट में जाके एविडेंस देना, एक लंबी प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक लोगों की जिज्ञासा होती है कि FSL होता क्या है, करता क्या है? जी सर। जी सर, FSL जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आम जनमानस में है कि FSL का कोई भी एक्सपर्ट जाता है और तुरंत क्राइम सीन पे जाके हल कर देता है क्राइम को। बट बियॉन्ड द बैनर सर अगर हम देखें तो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट का कार्य क्राइम सीन से लेने के बाद कोर्ट रूम तक होता है सर। क्राइम सीन पे जो हमारी बाध्यता कर दी गई है नए कानूनों में सर कि 7 साल या 7 साल से अधिक के कानून जिन उसमें सजा है, वहाँ पे आपको मैंडेटरी प्रोविज़न कर दिया गया है। हरियाणा में तो सारी जगह जाते हैं। तो हरियाणा में सर हम क्राइम सीन पे पहले से भी जाते थे, नए कानूनों के आने से पहले से। और अब सर हमारे पास सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक्सपर्ट्स पोस्टेड हैं ऑलरेडी, और वो हर प्रकार के क्राइम में विजिट करते हैं। मोबाइल फॉरेंसिक साइंस वैन जो आपका है, जी सर, तो वो मौके पर जाता है? जी सर, वो मौके पर जाते हैं, उसका वैज्ञानिक जो भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक तरीके से। तो इस तरह से बताएं कि जैसे कि मौके पर से बरामदगी हुई तो IO भी करता होगा? जी सर। और आपकी फॉरेंसिक टीम की यूनिट भी करती होगी? जी सर। तो वहाँ से फिर FSL कैसे पहुँचता है? सर, FSL तक पहुँचाने का दायित्व जो है वो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है। प्रॉपरली पैकेजिंग सीलिंग होती है, तो पैकेजिंग के लिए भी हरियाणा FSL ने अपने तरीके से कुछ मेक इन इंडिया के उसमें विकसित किया हमने पैकेजिंग मटेरियल, मॉडर्नाइज पैकेजिंग मटेरियल, जो कि हाल में अभी पिछले मास उसको हमने लॉन्च किया। DGP साहब काफ़ी इस पर जोर देते थे। जी सर। और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और उसको कर पाए थे, बहुत बधाई इसके लिए आपको। धन्यवाद। एक बार वो पैकेजिंग हो जाती है, फिर IO उसका करता क्या है?
सर पैकेजिंग सीलिंग के बाद सर फिर आईओ उसको हमारा अपना हरियाणा के एक उन्नत सिस्टम जो हमने पहले से इम्प्लीमेंट कर रखा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, जो कि पुलिस स्टेशन से लेके एफएसएल तक जो है हर स्टेप को मॉनिटर करता है। उस हम पोर्टल के ही थ्रू वो सारा हम आदान प्रदान करते हैं सर। तो आईओ ट्रैकिया बोलते हैं, जो ट्रैकिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं सर। तो ट्रैकिया सॉफ्टवेयर ट्रैकिया का फुल फॉर्म क्या है सर? ट्रैकिया का फुल फॉर्म नहीं है सर। ट्रैकिया बेसिकली 2 शब्दों से बना हुआ है, ट्रैकिंग से बना हुआ है और एक किया बर्ड होती है सर, जो एक खोजी बर्ड होती है। बड़े इंटरेस्टिंग वो अपनी खोजी प्रवृत्ति के लिए वो बर्ड जानी जाती है सर। पंछी का नाम है जो ट्रैकिंग था कि अगर आपने सैंपल भेज दिया एफएसएल तो उसका स्टेटस क्या है, ये सर, तो इसको जानने के लिए उसका नाम रखा गया। तो ट्रैकिंग के पर्पस के लिए किया जो पक्षी है, यस सर, उसका नाम जोड़ा गया। यस सर, काफी इंटरेस्टिंग है। यस सर, बहुत अच्छा। फिर एक बार आईओ ने एफएसएल में भेज दिया सैंपल को, जी सर, तो ट्रैकिया में उसकी एंट्री हो गई। फिर क्या होता है सर? ट्रैकिया में जैसे हम दो स्टेज की बारकोडिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी साक्ष्य घटनास्थल से संरक्षित हुए हैं सर, हमारे एक्सपर्ट्स को उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो किस व्यक्ति का है, किस एफआईआर का है। तो हमने इसमें 2 स्टेज बारकोडिंग का मेथड अपनाया हुआ है। तो बारकोडेड होके वहाँ से हमारे पास आता है। बारकोडिंग क्यों करते हैं? बारकोडिंग सर 2 चीज़ें हैं सर उसकी ट्रैकिंग के लिए, कि हम ऑनलाइन बेस में एक संख्या देते हैं ताकि उस संख्या बारकोड के थ्रू हम उसको इमीडिएटली ट्रेस कर सकें, ट्रैक कर सकें सर। दूसरी सर जो बारकोड पुलिस स्टेशन से लग के आता है, जब भी कोई साक्ष्य एफएसएल में जमा होता है तो उसका बारकोड हमारा मास्क हो जाता है। पुलिस स्टेशन का बारकोड मास्क होके एफएसएल का बारकोड जनरेट हो जाता है। मतलब किसी को नहीं पता है कि किस एफआईआर का सैंपल किस टेस्टिंग अफसर के पास है। जी सर, जी बहुत अच्छी बात है। और ये एलोकेशन भी है सर, केस एलोकेशन ट्रैकिया के माध्यम से। तो उसमें ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है कि परीक्षा में जो आंसर जांचते हैं कॉपी, जी सर, तो ऊपर का पन्ना निकाल के रख लेते हैं, जी सर, और कोई कोड डाल देते हैं जिससे जांचने वाले को ये नहीं पता चले कि किसका कॉपी है। जी सर। तो उसी तरह रिपोर्टिंग अफसर को ये नहीं पता कि ये सैंपल किस एफआईआर का, किस व्यक्ति का सर। ये हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा करने से कि ताकि बाद में कई बार लेटर ऑन ट्रायल के स्टेजेस में ये भी एलिगेशन लग सकता है कि आप एक्यूज को जानते थे, या कोई कॉग्निटिव बायसनेस हो। इन सब को एलिमिनेट करने का ये अटेम्प्ट है सर, और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी हुआ है सर। एक बार जब एफएसएल में आ गया तो आपके पास कितने डिवीज़न है, मोटा मोटी बताएं। सर एफएसएल में आने के बाद एक साक्ष्य अलग अलग प्रकार के, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द एग्जिबिट और क्या किस प्रकार की हमें उसमें टेस्टिंग करके क्या रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो है 11 डिवीजन्स हैं सर, जिसमें अलग अलग तरीके, जैसे बैलिस्टिक्स डिवीजन है जिसमें फायर आर्म्स से संबंधित सारे साक्ष्य आते हैं। फिजिक्स डिवीजन है जिसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग के से संबंधित साक्ष्य, रोड एक्सीडेंट से संबंधित साक्ष्य, एसीबी के जो बिल्डिंग मटेरियल के केसेस हैं उनसे संबंधित साक्ष्य। फिर हमारा लाई डिटेक्शन डिवीज़न है जिसमें हम बोलते हैं कि झूठ अभी क्या, जिसमें हम डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन करते हैं जी। और उसके अलावा सर जो मेन क्रूशियल रोल प्ले करता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में सर, वो है हमारा बायोलॉजी, सेरोलॉजी और डीएनए डिवीजन। डीएनए डिवीजन सर, डीएनए एक ऐसा एविडेंस है सर जिसके बेसिस पे हमारी कोर्ट्स हैवीली रिलाई कर रही हैं। अगर डीएनए का कोई केस मैच हो जाता है तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में वो कन्विक्शन के लिए ही लीड करता है। और देखें कि जब हम ये इस तरह से रखें इसको कि एफएसएल का काटा अपराधी जो पानी नहीं मांगता। जी सर। अगर आपका एविडेंस पॉजिटिव हो गया तो कोर्ट्स काफ़ी रिलाई करती है। जी सर। और बहुत चांसेस है उसका कन्विक्शन हो जाता है। जी सर। तो ये बहुत अच्छा है। जी सर। एक वो आपका एनडीपीएस डिवीज़न भी है। जी सर। जी सर, एनडीपीएस डिवीजन में हमारे पास जो केसेस जो नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से संबंधित हैं, जैसे अफीम, कोकेन, गांजा, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स हमारे पास आते हैं एग्जामिनेशन के लिए। जो तो जनरली सर हमारे एनडीपीएस डिवीजन के ऊपर बहुत हैवी वर्कलोड था सर। नेचुरली आप देखें कि वॉर अगेंस्ट ड्रग में पिछले 4 साल 5 साल में 18,000 से ऊपर तो मुकदमे दर्ज हुए हैं। जी सर। और 30,000 से ज़्यादा लोग जेल गए हुए हैं। जी सर। तो जाहिर है कि इतने सारे सैंपल होंगे। जी सर। काफ़ी वर्कलोड होगा उनके ऊपर। तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? सर अभी पहले तो हमारी स्थिति थोड़ी नाजुक थी क्योंकि हमारे पास हैवी वर्कलोड था, पेंडेंसी था, स्टाफ की कमी थी। बट पिछले 1 वर्षों में हमने सर इस पर काफ़ी काम किया है और अभी हमारे हरियाणा एफएसएल की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है सर। अब 2 से 3 वीक के बीच में, सप्ताह के बीच में हम रिपोर्ट देने में सक्षम हो गए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि कोई भी सैंपल हो तो 2 से 4 वीक के बीच में रिपोर्ट हो जाना चाहिए। जी सर। एक तो है कि जांच ठीक से हो, दूसरा कि रिपोर्ट टाइम पर मिल जाए जिससे कि बेल और ट्रायल का जो मसला है वो कोर्ट में डील हो सके, वो रिपोर्ट ना जाने की वजह से वो नहीं अटके। जी सर।
एक और जो अपेक्षा थी एनडीपीएस से कि सिंथेटिक ड्रग के बारे में जी सर। एक ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करे। जी सर। ये क्या है सर? जो एनडीपीएस के केसेस में क्या है कि जो अपराधी हैं सर वो बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई ड्रग बनता है उसकी डिटेक्शन होती है तो इसमें केमिकली उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और जब तक वो ड्रग एनलिस्ट होता है, बिना एनलिस्ट हुए सर उसको हम आगे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में ड्रग पहले नोटिफाई होता है जी। तो अब इसमें सर जब प्रिकर्सर्स ऐड करके या कोई इसमें एडिटिव ऐड करके मॉडिफिकेशन करके उस ड्रग को बना देते हैं सर, तो हमने हरियाणा एफएसएल में एक कोशिश स्टार्ट की है कि अगर इस तरीके का कोई नया कंपोनेंट, नया कंपोजिशन हमें टेस्टिंग के थ्रू मिलता है तो वो अर्ली वार्निंग हम कंसर्न एजेंसी हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दें कि इस तरीके का चेंज जो है, पैटर्न में चेंज आ रहा है, ताकि उसके हिसाब से हम उसको इन्वेस्टिगेशन और आगे की कार्रवाई करने में सहायता मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि सिंथेटिक ड्रग्स जो है, मान लिया अगर वो कानूनी तौर पर कल्पेबल नहीं है जी सर, तो खुलेआम बेचेगा वो। जी सर। अगर हम वो अपना लेबल चेंज कर रहे हैं, जी सर, केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं, जी सर, तो जो नए सैंपल आते हैं उसके टेस्टिंग में ऐसा कुछ दिखता है जी सर, फिर सबको बताते हैं जी सर, कि भाई कानून में चेंज लाके इसको भी कल्पेबल बनाओ। जी सर। और आप देखें कि सिंथेटिक ड्रग बाकी ड्रग से डिफरेंट है। जी सर, सिंथेटिक ड्रग में एक बार प्रिकर्सर डाइवर्जन हो गया, जी सर, उसके बाद तो वो कंज्यूमर के पास ही मिलेगा। जी सर। और कंज्यूमर है कि इसका इतना ज़्यादा एडिक्शन इससे होता है कि उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। और जो प्लांट बेस्ड ड्रग होता था उसको खेती से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने में एक लंबी प्रक्रिया थी। जी सर। सिंथेटिक ड्रग में कमरे में बना के आप कुरियर से भी डिलीवर कर दीजिए। जी सर। तो इसमें जो आप प्रयास कर रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसा के योग्य है, आपको इस बात की बधाई हो। थैंक यू सर। आप ये बताएं मुझे कि पिछले 1 साल में अगर हम कहें कि कोई आपने 2-3 बड़ा एफएसएल में चेंज लेके आए जिसकी वजह से हम जो बढ़ता जो क्वांटिटी है उसको हम हैंडल करने में सक्षम हुए, तो उसमें भर्तियाँ कितनी हुई, मोटा मोटी इक्विपमेंट कितने के खरीदे गए, तो एक आइडिया सबको लगेगा कि हम कितना सीरियस हैं इस बात के ऊपर। सर पिछले 1 साल में सर केस रिसीविंग का वॉल्यूम बहुत शार्पली राइज किया है सर, और उसको एड्रेस करने के लिए नए कानून में तो बिल्कुल ही तय कर दिया गया। जी जी। तो उसको एड्रेस करने के लिए सर लगभग पिछले अलग अलग माध्यम से हमने लगभग 200 से ज़्यादा भर्तियां हमने कर ली सर पिछले 1 वर्षों में सर। ये काफ़ी ज़्यादा है। जी सर। उससे पहले टोटल स्ट्रेंथ कितना था सर? टोटल स्ट्रेंथ उससे पहले तो अराउंड 110 या मतलब ज़्यादातर पोस्टें हमारी लगभग 72% सीटें हमारी वैकेंट थी सर। और पिछले 1 साल में सर अनेक तरीके के प्रयासों की वजह से सर लगभग हमारे 240 के आसपास हमारी टोटल रिक्रूटमेंट्स अभी तक भर्तियां हो चुकी हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और वो लैबोरेटरी में काम कर रहे हैं सर। काफ़ी बड़ा जंप है। जी सर। और ये इक्विपमेंट्स वगैरह में कितने की खरीदारी हुई होगी सर? इक्विपमेंट्स में भी सर, इक्विपमेंट्स में लगभग हमने अराउंड 10 से 12 करोड़ के इक्विपमेंट पिछले 1 साल में हमारे पास आ चुके हैं सर, जिसमें राज्य सरकार द्वारा भी फंडेड किया गया है सर, और जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड में भी आ गया है सर। कुछ साइबर फोरेंसिक के लिए सर CCPW स्कीम के अंदर आ गया है। और तो सरकार ने 68 करोड़ रुपए दिए हैं। जी सर। कि आप हर जिले में साइबर फोरेंसिक लैब बनाएं। जी सर। ये बहुत बड़ा जंप है। जी सर। जी। ये हरियाणा में अपने आप का एक नया प्रयोग है सर। अभी तक जहाँ तक मुझे ज्ञात है सर, किसी भी राज्य सरकार ने इस तरीके का प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लिया है कि केवल साइबर फोरेंसिक को डेवलप करने के लिए अलग से फंड एलोकेट कर दिया सर। जी सर। जी जी। ये काफ़ी अच्छा है। तो इन सारे प्रयासों का आपको क्या लगता है क्या असर होगा आने वाले साल में? सर ये सारे जितने भी प्रयास हम कर रहे हैं, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे पास लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर आने लगेगा सर। जी। इससे सर हमें जो मेन बेनिफिट होगा सर, हम क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स विद इन टाइम फ्रेम हम दे सकेंगे। जो नए कानूनों की रिक्वायरमेंट है सर, तो हमारी ये कोशिश है कि हम विद इन 1 मंथ जो भी कोई हमारे पास साक्ष्य जमा हो रहे हैं सर, उसको हम 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट्स को हम दे दें। तो ये जल्दी रिपोर्ट्स देने के कारण सर फिर ट्रायल भी नहीं डिले होगा, और दूसरी चीज़ सर हमारी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी, और हमारे ऊपर वर्क प्रेशर नहीं होगा। तो हम उन साक्ष्यों पे कोई अगर क्रिटिकल केस आ गया तो उसके ऊपर हम और टाइम R&D करके उसको हम और अच्छे तरीके से करके भेज सकते हैं। तो अगले आने वाले सर लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से हम ऐसे एविडेंसेस, ऐसे फोरेंसिक रिपोर्ट्स देने में सक्षम होंगे 1 महीने के अंदर, जो कन्विक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन को या कोर्ट्स में या इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सर। ये तो बहुत ही बड़ा लैंडमार्क होगा, क्योंकि अब जिधर ही जाएं, IO से पूछें,
कोर्ट में आप जाएं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाएं, हर जगह की एफएसएल रिपोर्ट पेंडिंग, एफएसएल रिपोर्ट पेंडिंग। जी सर। तो अगर उसको हम बदल पाएँ तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी सर, ये लगभग 1 साल में हम इस टारगेट को अचीव करने का हमने टारगेट रखा हुआ है सर। और जो अभी हमारा सिचुएशन चला, जो हमने एक्शंस ले रखे हैं, रिक्रूटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, इक्विपमेंट अपग्रेडेशन, तो हम श्योर हैं कि हम 1 साल के अंदर इस टारगेट को अचीव कर लेंगे सर। अच्छा, आप सोचें कि यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो अगर इंटर्नशिप करना चाहें साइबर फोरेंसिक लैब में सर या एफएसएल में, तो कैसे करें? सर, इंटर्नशिप जो हमारे फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और पहले फॉरेंसिक साइंस के करिकुलम्स कम जगह थे, लेकिन नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के स्थापना के बाद और भी यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेंसिक साइंस का काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है सर, और इंटर्न्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं सर। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी सर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो फील्ड में, इंडस्ट्री में जाके वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लें और इंटर्नशिप्स करें सर। तो इंटर्नशिप्स करने के लिए सर हमारे पास जो अभी हमने मेथड अपना रखा है सर, वो एप्लीकेशंस कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास आती हैं सर। उसके बाद उस स्क्रूटनी करने के बाद हम उनको जैसी रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ताकि हमारा वर्क भी ना सफ़र करे और हम बिना किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किए हम उनको ट्रेन कर सकें, ताकि वो भविष्य के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं और उनको हम आगे यूटिलाइज़ कर सकें सर। आप ये लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि एफएसएल की रिपोर्ट ट्रुथफुल है और जो रिपोर्टिंग अफसर है अनबायस्ड काम कर रहा है सर? तो ये आश्वासन आप कैसे देंगे लोगों को? सर, एफएसएल की रिपोर्ट्स ट्रूथफुल हम इस बात पे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है सर कि जैसा कि हम बोलते हैं कि पर्सन कैन लाई बट एविडेंसेस डू नॉट, तो ये साइलेंट विटनेसेस हैं, जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं सर। एफएसएल में जो भी साक्ष्य आते हैं सर, वो हमारे तयशुदा पद्धति, जो हमारी इंटरनेशनली एडॉप्टेड वर्किंग प्रोसीजर्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनको अडॉप्ट करने के बाद जो भी हमारे पास साइंटिफिक रिजल्ट्स आते हैं, तो जो साइंटिफिक रैशनल साइंटिफिक रिजल्ट्स आते हैं, उनके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट्स को देते हैं। जैसे आम लोग ये कहते हैं कि मिलीभगत हो जाती है, रिपोर्ट उल्टा आ जाता है एफएसएल का, तो आप कैसे लोगों को कहेंगे ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, मिली भगत होने का चांसेस तो हमने जैसे बताया सर कि ट्रैकिया पोर्टल के माध्यम से हमने बायसनेस को खत्म करने के लिए हमने आपका जो आइडेंटिटी है एक एग्जिबिट की। जी सर। तो पहले एफआईआर से लिंक्ड है। जी सर। बाद में एफएसएल के अपने नंबर से लिंक्ड है। अपने नंबर से लिंक्ड है सर। एक और जो नॉर्मली है कि ये बैठे रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं रिपोर्टिंग अफसर, इसका इस आलोचना का आप क्या जवाब देंगे? सर, ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं, क्योंकि सर साइंटिफिक उसमें फील्ड में जब हमने कोई एविडेंस हमने साइंटिफिक एनालिसिस के लिए लगा दिया सर, तो उसमें जो टाइम लैग, जैसे इक्विपमेंट पे हमने सैंपल्स लगाए, एक पर्टिकुलर हर सैंपल को एनालिसिस करने के एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम में ये स्टेप कंप्लीट होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम में सर। तो उस टाइम में सर बैठे नहीं रहते। उस समय में हम जो रिपोर्ट्स है उनको डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा पार्ट है सर, क्योंकि ये इट इज़ वेल सेड दैट इट इज़ मैन बिहाइंड मशीन्स। तो हम कितना भी मशीनें उन्नत कर लेंगे, लेकिन उसका डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट और उस पर ओपिनियन फ्रेम करने का पार्ट सर, वो आदमी ही करेगा सर, और उसको कोर्ट में भी आदमी ही डिफेंड करेगा। एक और बताएं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो आपके टेस्टिंग अफसर हैं, कोई अरे गहरे नहीं है? नहीं सर, पीएचडी है। ये सर मोस्टली हम देखते हैं डॉक्टर। जी सर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर आपका एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, तब जाके यहाँ आए। जी सर। तो उनकी काबिलियत भी है। दूसरा कोई बीपीआरएनडी नॉर्म भी है इस बारे में? हाँ सर, बीपीआरएनडी ने सर कुछ नॉर्म्स हमें बताए थे कि एक साइंटिफिक एक्सपर्ट या एक टीम जो है 1 महीने में कितने केसेस करे, ताकि गुणवत्ता भी बरकरार रहे और हमारा काम भी चलता रहे। और एक वो थ्रेशोल्ड था कि कैसे हमने अगर कोई मैन पावर इंक्रीज़ करना है तो उसी के प्रोपोर्शन में हम इंक्रीज़ करते रहे सर। तो बीपीआरएनडी ने ये नॉर्म्स बनाए थे सर पहले। तो बीपीआरएनडी नॉर्म्स को जनरली ज़्यादातर देश की सारी लैब्स फॉलो करती हैं। जैसे एनडीपीएस में एक रिपोर्टिंग अफसर से कितने की अपेक्षा आप करते हैं, कितना करें? बीपीआरएनडी नॉर्म क्या बोलता है? सर, बीपीआरएनडी नॉर्म्स जो है वो एग्जिबिट्स के बारे में बोलता है कि कितने एग्जिबिट्स होने चाहिए सर। तो वो लगभग 60 से 70 एग्जिबिट्स या केसेस के बारे में सर, अलग अलग डिविजन्स के लिए अलग अलग एनडीपीएस की बात मैं कर रहा था। हाँ सर, 33 या 34 यस सर पर है। यस सर। और ये कर रहे हैं 80 से 90 के बीच। यस सर, 80 से 90 कर रहे हैं। मैं देख रहा था जी सर कि जितना बीपीआरएनडी नॉर्म के हिसाब से एक से अपेक्षा थी, उससे दुगना काम कर रहा था। जी सर। तो इनकी मेहनत का भी फल है जी सर कि हम लोग बैकलॉग कम करने में सफल हुए हैं। जी सर, बिना टेस्टिंग क्वालिटी कंप्रोमाइज़ किए हुए। जी सर। तो इसके लिए आपके जो जितने टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं, जिस समर्पण के भाव से काम करते हैं।
लगे रहते हैं, तो काफ़ी उसको कहा जाए कि अच्छा रहेगा। एक डीएनए में कोई नई मशीनें खरीद रहे हैं जिससे कि डीएनए के रिपोर्ट का टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। जी सर, डीएनए में हमने सर कुछ नई उन्नत मशीनें हैं सर, जिसमें हम रिपोर्टिंग टाइम, जैसे हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ऊपर हम जा रहे हैं। कई स्टेप्स जैसे पूरा दिन कंज्यूम करते थे, तो उनको ऑटोमेट करके हमने पूरे दिन से जो हमने शॉर्ट करके कि कुछ घंटों में चीज़ें हो जाएँ। जी। तो इस तरीके की जो नई मशीनें हैं सर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मशीनें हैं, वो मशीनें हम इंपोर्ट करें। जैसे हम सर ऑटोमेटेड लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ऑटोमेटेड जेनेटिक एनालाइजर। वो जो कहते हैं कि 90 मिनट में हो जाएगा, जिसको पूरे दिन लगते थे जिस प्रोसेसिंग में, जी सर, 90 मिनट में हो जाएगा, वो क्या मामला है? सर वो एक रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी है सर, जो एक नए तरीके का इक्विपमेंट है सर। वो जनरली सैंपल्स को, वो हम बोलते हैं सैंपल टू डीएनए प्रोफाइल, तो बहुत इमरजेंसी के केसेस में उसका थोड़ा रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन सर ये मशीन भी हम हाल में हमने प्रपोज किया है, और इसको हम 6 से 2-3 महीने में अगले होपफुली हम एक्वायर कर लेंगे ये टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे केसेस जिसमें सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, या बहुत सारे केसेस जिनमें हमें तुरंत रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, ऐसे केसेस में हम इन मशीनों का कन्वेंशनल टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनके अलावा हम इन मशीनों का यूज़ करके तुरंत हम पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इनपुट दे सकते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंक्लूड हो और कोर्ट में ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो। एक जो मौके पर 112 वाले जाते हैं अपराध में, पहले रिस्पॉन्डर वो होते हैं। यस सर। तो उनको आप क्या कहेंगे सीन ऑफ क्राइम के बारे में? सर जो 112 पे मौके पे जाते हैं रिस्पॉन्डर्स, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वही होते हैं सर, तो पहली चीज़ तो सर ये है कि सीन ऑफ क्राइम को संरक्षित करें। जैसे आप सिनेमा में देखते हैं पीली पट्टी लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं पीली पट्टी? सर पीली पट्टी इसलिए लगाएंगे, पहली जो सीन ऑफ क्राइम है सर, वो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है सर, और वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो अच्छी शुरुआत के लिए सबसे पहले ज़रूरी कि हम क्राइम सीन को संरक्षित करें, ताकि कोई उस पर चल ना सके, अज्ञानतावश या भूलवश या डिलिबरेटली कोई जाके उसको सीन ऑफ क्राइम टेम्पर ना हो, एज इट इज रहे। यस सर, जिससे कोई एविडेंस मिस ना हो जाए। यस सर। नहीं, फिंगरप्रिंट ना फज हो जाए। जी सर। कोई जो ऑब्जेक्ट है वो बाएं दाएं ना हो जाए। जी सर। तो ये ज़रूरी है। यस सर। तो ये आम लोगों को भी आप ये कहेंगे कि सीन ऑफ क्राइम से दूर रहे? जी सर, आम लोगों के लिए भी यही संदेश है कि कोई भी अगर घटना घटित होती है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप क्राइम सीन पे किसी भी चीज़ को, वस्तु को छेड़खानी ना करें। लेकिन वो पहली प्राथमिकता तो जान बचानी है। हाँ ये सर, जान बचाने की पहली प्राथमिकता। अगर उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम है सर, उसमें कोई दखलंदाजी, कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं चाहिए सर। ये एक जो आईओ को आप क्या कहेंगे, बाद में जो केस भेजते हैं आपके पास, तो उनको आप क्या कहेंगे जिससे आपके काम में सुविधा होगी? सर आईओज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आईओज़ जो है वो सैंपल्स का प्रिजर्वेशन ठीक तरीके से करवा के भेजें, जिसके लिए हमारी मोबाइल फॉरेंसिक टीम्स हर ज़िले में ऑलरेडी हैं। फिर टाइमली उसको डिपॉजिट करें, सारी चीज़ें दस्तावेजित करें। डॉक्यूमेंटेशन सर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। कोई भी एक स्टेप में अगर चेन ऑफ कस्टडी क्या है जो आपने कहा अभी? सर चेन ऑफ कस्टडी कोई भी साक्ष्य जब क्राइम सीन से या किसी भी स्थान से जब वो लेने के बाद एफएसएल तक एग्जामिन होता है, और एग्जामिन होने के बाद तक जब वापस कोर्ट रूम में पहुंचता है सर उसके लिए पुष्टि के लिए, तो इस दौरान जो है हर स्टेप का कि किसी भी स्टेप पे हमारे साक्ष्य के साथ छेड़खानी, टैंपरिंग नहीं हुई है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग मैकेनिज़्म हैं। जैसे सीलिंग है, अप्रोप्रिएट सील्ड है, टैंपरिंग नहीं हो रही उसकी, पैकेजिंग है, प्लस हर स्टेप पे जहाँ पे भी साक्ष्य का हस्तांतरण हो रहा है, जैसे आईओ ने अपने मालखाने में दिया, फिर मालखाने ने किसी मैसेंजर को दिया, मैसेंजर ने एफएसएल में जमा कराया, एफएसएल ने जो है कंसर्न जो भी एग्जामिनेशन ऑफिसर है उसके पास गया, फिर कंसर्न एग्जामिनेशन ऑफिसर ने उसको केस को एग्जामिनेशन करने के लिए खोला, फिर एग्जामिन करके उसने वापस कर दिया। तो ये पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं सर। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है ये पूरी चेन ऑफ कस्टडी है कि कैसे किसी साक्ष्य का ट्रांसफ़र एक प्लेस से अलग हो रहा है, और हमें ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि किसी भी ट्रांसफ़र के दौरान उस साक्ष्य के साथ टैंपरिंग या छेड़खानी नहीं हुई है जी। एक जो पैकेजिंग मटेरियल आपने बनाया है सर, जिससे कि जैसे कि पहले होता था कि विसरा का जो सैंपल है सर वो भी फ्रिज में है, आईओ का खाना भी फ्रिज में है, एक बड़ा विभत्स स्थिति थी। यस सर। तो हमने उसको डील किया है सर। तो वो कैसे किया हमने, क्या उसमें किया आपने? हाँ सर, इसके लिए सर क्योंकि मानवीय रूप से भी ये ठीक नहीं है कि एक ही जगह रखा जा रहा है, तो विसरा सैंपल्स को डील करने के लिए सर अभी तक कोई यूनिफॉर्म पैकेजिंग गाइडलाइंस नहीं थी सर। मतलब जो मौके पे जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो कभी विक्टिम के या परिवार के लोग ला के दे रहे हैं, या कभी आईओ अपने रिसोर्सेज से ला के दे रहा है।
तो इसमें सर पैकेजिंग मटेरियल में, कंटेनर्स में और मटेरियल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था और उस क्वालिटी के मिलते भी नहीं थे, जिसके कारण लीकेज होने की भी संभावना होती थी, या हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एलिगेशन लग सकता है कि टेम्पर्ड होने की संभावना हो सकती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए सर हमने काफ़ी वर्कआउट करने के बाद, सर्वे करने के बाद हमने पैकेजिंग कंटेनर्स जो है वो लीक प्रूफ पैकेजिंग कंटेनर्स हमने खुद FSL ने जो है वो प्रोक्योर करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाए, प्लस साथ में उसको पैकेजिंग के लिए यूनिफॉर्म साइज़ के हमने पहुंचाए। उसके लिए बॉक्सेस हमने डिज़ाइन किए, विसरा को पैक करने के लिए स्पेसिफिकली बॉक्सेस हमने डिज़ाइन किए, उसमें पार्टीशन देके प्रोविज़न देके ताकि हिलने डुलने के कारण उसमें विसरा ना लीक हो। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि ये स्पेशली डिज़ाइंड बॉक्सेस और कंटेनर्स हमने डिज़ाइन करके सारे अपने मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट्स को पहुंचा दिए। जी, तो जैसे कि दूसरे स्टेट के लिए एक नज़ीर है जी सर, कि वो इस प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जी सर। दूसरा, इसमें खर्चा बहुत आता है क्या? सर खर्चा बहुत ज़्यादा, अगर हम क्राइम के इन्वेस्टिगेशन और एक इन्वेस्टिगेशन की वैल्यू को देखेंगे तो सर उसके कंपैरिजन में वो खर्चा विसरा के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है सर। वो हम उसको कोप अप कर सकते हैं सर, क्योंकि अगर एक साक्ष्य नष्ट हो गया तो सर वो कुछ हमारे मैंने पास सुना एक्स्ट्रा बजट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, थोड़े खर्चे में जो प्रिजर्वेशन, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन जो एविडेंस है जी सर, और ट्रांजिट, वो ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है। यस सर। तो ये बहुत बधाई है आपको इस बात के लिए। थैंक यू आपने काफ़ी प्रयास किया था और पुलिस हेडक्वार्टर भी इस पर काफ़ी जोर देती थी कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा हम लोग कर पाए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई और फॉरेंसिक साइंस में और क्या क्या आप देख रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिससे क्रिमिनल को और मुश्किल आने वाली है? कोई फ्यूचर का डेवलपमेंट? सर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फोरेंसिक साइंस में डेवलपमेंट हमें करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि क्राइम ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, अपराधी भी उन्नत होते जा रहे हैं। तो जैसे कि सर हम मेनली साइबर टूल्स में हैं सर। साइबर टूल्स में काफ़ी नए टूल्स आ गए हैं सर, जो पहले डैमेज डिवाइसेस होते थे उनमें नहीं कर पाते थे, अब हम डैमेज डिवाइसेस से भी कर सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसीज एक नया ट्रेंड चला है सर, उसके ऊपर चल सकते हैं। जो हम डीप फेक है सर, तो वो डीप फेक की भी टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की है सर। हमने ऑफिसर्स को अपने बाहर जहाँ जहाँ पे भी उन्नत सुविधा वहाँ भेज के हमने ट्रेनिंग भी कराई है सर। ऐसे ही सर DNA के केसेस में जो आगे हमें हेल्प कर सकता है, जैसे आपने पहले पूछा था, रैपिड हिट टेक्नोलॉजी है सर। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे सर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसको एक्वायर करने के लिए। NDPS के केसेस के लिए सर हम जैसे LC-MS स्टैंडर्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है सर, वो एडवांस टेक्निक है, तो वो टेक्निक हम एक्वायर करने जा रहे हैं सर आगे आने वाले 6 महीने में। बहुत बधाई आपको, जिस तरह से आप लगे हुए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि जो IO की अपेक्षा है, कोर्ट की अपेक्षा है, विक्टिम की अपेक्षा है सर, कि जो FSL का जो रिपोर्ट है वो डेडली है क्रिमिनल्स के लिए सर। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो उसकी अक्यूटल जो है सर, संभव ही नहीं। जी सर। जो कहते हैं कि क्लिंचिंग एविडेंस है। जी सर। तो इस क्षेत्र में आप इतने परिश्रम से काम कर रहे हैं और इतनी बुद्धि से काम कर रहे हैं और सरकार इतना बजट इस पर लगा रही है, तो सारे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि आप देखें कि हम जो ये ग्राउंड जीरो डायलॉग सीरीज हमने शुरू किया है, और बेसिकली हम इसको कॉपकास्ट बोलते हैं, पॉडकास्ट की जगह, कि एक पुलिस क्या किस तरह से काम करती है, तो लोगों की इसमें बड़ी रुचि होती है। आप देखें कि आप जो वेब सीरीज़ वगैरह है, तो उन्होंने बिल्कुल ही इतनी गलत बयानी कर रखी है अपराध के बारे में, लगता है पता नहीं क्या है सर। बट सबको ये आश्वस्त होना चाहिए कि PhD में डॉक्टरेट के रिपोर्टिंग अफसर जो हैं, वो सीन ऑफ क्राइम के एग्जिबिट को एक टाइट चेन ऑफ कमांड के थ्रू और मास्किंग के माध्यम से टेस्ट करते हैं, और करोड़ों रुपए की मशीन लगी हुई है, सैकड़ों आदमी लगे हुए हैं। तो हम FSL का जो आपने एक इंसाइट जो आपने दिया, व्यू दिया, हमें लगता है कि व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आएगा। जी सर। और ख़ास करके बच्चों को, और जो नए जो हमारे स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट हैं, तो उनको मोटिवेट करेगा फॉरेंसिक साइंस सॉफ्ट करने के लिए। और साइबर फॉरेंसिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। एक नया क्राइम स्फीयर आ गया है। जी सर। कि पहले फिजिकल क्राइम होता था, अब तो नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साइबर फ्रॉड का देखें तो हज़ारों करोड़ की ठगी हर महीने हो रही है पूरी दुनिया में। तो हम सबको इनवाइट भी करेंगे इसको, वीडियो को देखने के लिए भी, और फॉरेंसिक साइंस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए भी। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सर। जय हिंद, नमस्कार, स्टे सेफ।